नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में सहायक आचार्य के पद पर समाजशास्त्र विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज के बारे में, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से संबंधित टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक हम सभी के जीवन में एक चिर परिचित सा नाम है और आज हम सभी इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में जानते हैं। हिंदू विवाह से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में दहेज एक प्रमुख समस्या के रूप में अपनी पहचान आज रख रही है और इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर दहेज क्या है, किस प्रकार से ये समाज को प्रभावित करता है, इसके क्या कारण हैं और दुष्परिणाम जानने के बाद ये भी ज़रूरी होता है कि हम इसे दूर करने के सुझावों की भी जानकारी रखें ताकि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि दहेज है क्या। दहेज पारिवारिक समस्याओं में प्रमुख समस्या के रूप में अपनी पहचान रखती है। दहेज की समस्या विवाह संबंधी समस्याओं में गंभीर समस्या है। इसे पारिवारिक समस्याओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। यूं तो दहेज की प्रथा समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु उस समय यानी कि प्राचीन काल में विवाह से संबंधित वर पक्ष एवं कन्या पक्ष एक दूसरे को समान समझते थे और विवाह को समान कर्तव्य स्वीकारा जाता था। धीरे धीरे वर पक्ष स्वयं को उच्च मानने लगा और कन्या पक्ष से विवाह में कुछ राशि और वस्त्र, आभूषण आदि प्राप्त करने लगा, जिसे दहेज का नाम दिया गया। वास्तव में दहेज वह संपत्ति, धन है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। हालांकि हिंदू समाज में कन्या का विवाह एक संस्कार के रूप में मान्य है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक ऋणों, पुरुषार्थों और आश्रमों की पूर्ति की जाती है। लेकिन आज ये समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त, धनी, अच्छे व्यवसाय या नौकरी में लगे हुए उच्च कुल के वर को प्राप्त करने के लिए आज कन्या के पिता को दहेज देना बढ़ रहा है। शिक्षा और सामाजिक चेतना से यह प्रयास किया जा रहा है कि दहेज घटे, लेकिन इसकी सत्यता अभी भी जांचने योग्य है, क्योंकि वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि दहेज समस्या के प्रति एक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि इससे सामाजिक जीवन पर जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर किया जा सके। अगर हम बात करें कुछ परिभाषाओं की, तो फेयरचाइल्ड कहते हैं कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। ये फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज की परिभाषा दी गई है। लेकिन अगर हम दहेज निरोधक अधिनियम 1961 की बात करते हैं, तो उसके अनुसार एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है जो अत्यंत विस्तृत है, जिसमें वर मूल्य और कन्या मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही इस परिभाषा में उपहार और दहेज में अंतर किया गया है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है, जबकि उपहार देने वाला अपनी स्वेच्छा से देता है। तो अब जानते हैं दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज क्या है। दहेज का अर्थ अगर देखा जाए तो कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे पहला, विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, अथवा दूसरा, विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में
दी हो अथवा देना स्वीकार किया गया हो, और शायद इसीलिए इस परिभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में स्वीकृति के संग दिया गया है। कभी कभी वर मूल्य और दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं, ये पूर्व निर्धारित नहीं होता और कन्या पक्ष की सामर्थ्य पर निर्भर होता है, जबकि वर मूल्य के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। किंतु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में देखने को अक्सर मिलता है। इसीलिए दहेज निरोधक अधिनियम जो 1961 का है, उसकी ये परिभाषा समाज में स्वीकृत की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं दहेज के कारणों की, तो कुछ प्रमुख कारणों के रूप में हम देख सकते हैं कि कुलीन विवाह, बाल विवाह, विवाह संस्कार की अनिवार्यता, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, गतिशीलता में वृद्धि, धन का महत्व, वो कुछ प्रमुख कारण हैं जो दहेज से संबंधित माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुलीन विवाह की, तो हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह अपने से उच्च कुल में करना चाहता है। कुलीन परिवारों की संख्या कम और उनके लड़कों की मांग अधिक होने के कारण वर पक्ष की ओर से अधिक दहेज की मांग देखी जाती है। कन्या पक्ष को योग्य वर प्राप्त करने के लिए अधिक दहेज देना होता है। बात करें बाल विवाह की, तो बाल विवाह भी दहेज प्रथा का एक कारक कहा जाता है। समाज में बाल विवाह के प्रचलन के कारण लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का ना तो अवसर प्राप्त था और न ही विवाह के समय लड़की की योग्यता थी। अतः वर पक्ष की ओर से दहेज की मांग की पूर्ति कन्या पक्ष का दायित्व बन गया। विवाह की अनिवार्यता भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हिंदू समाज में विवाह को एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना गया है। कन्यादान के बाद ही गृहस्थ को ऋण मुक्ति मिलती है। विवाह की इसी मान्यता ने वर पक्ष को अधिकाधिक दहेज की मांग के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी माँ बाप अपनी शारीरिक रूप से अक्षम बेटी के लिए भी अधिक दहेज देकर वर प्राप्त करते दिखाई देते हैं और इस प्रवृत्ति से अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। बात करें अगर हम शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो महंगी शिक्षा प्रणाली भी दहेज प्रथा का एक अप्रत्यक्ष कारण कही जा सकती है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति अपने पुत्र को ऋण लेकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है और बाद में उस लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उच्च हो जाती है और विवाह के क्षेत्र में उसकी मांग भी उतनी ही बढ़ जाने से दहेज की मांग भी बढ़ जाती है। इसमें प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति अधिक प्रचलित हो गई है। संबंधियों और रिश्तेदारों की दृष्टि में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाए रखने की इच्छा भी लोगों को दहेज लेने को प्रोत्साहित करती है। संयुक्त परिवार में उनकी लड़की को उच्च प्रतिष्ठा मिल सके, इसलिए भी कुछ लोग अधिक दहेज देते हैं और पुत्र के विवाह में फिर उससे भी अधिक धन की मांग करते दिखाई देते हैं। आज के दौर में शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी वो कारण बन के उभरे हैं जो दहेज को प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए यह विचारणीय पक्ष है कि शिक्षा का प्रचार किस प्रकार से किया जाए कि सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने में दहेज की वो महत्वपूर्ण भूमिका ना स्वीकारी जाए। साथ ही साथ वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति और विकास के कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ा है। परिणाम स्वरूप एक जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है और वे दूर दूर तक फैल गए हैं। इस कारण वे अपनी ही जाति और उपजाति में वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। फलस्वरूप दहेज प्रथा को भी प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलता है। इसके यानी आज के आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक व्यक्ति जीवन के भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है, अतः व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन को प्राप्त करने की होती है। यानी धन का महत्व बढ़ गया है, धन ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया है, यह कहना गलत
नहीं होगा और इसने भी दहेज प्रथा को प्रोत्साहन दिया है, यह हम आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बात करें दहेज प्रथा के दुष्परिणामों की, तो ये सब जने अच्छे ढंग से जानते हैं कि दहेज प्रथा से ना सिर्फ व्यक्तिगत विघटन है, पारिवारिक विघटन है और समाज का भी विघटन देखने को मिलता है। एक परिवार जब इस समस्या से जूझ रहा होता है तो ना सिर्फ कन्या पक्ष की ओर से परेशानी का वो सबब बनता है, बल्कि समाज में भी वो एक परेशानी के रूप में देखने के सामने आता है। इसलिए इसके कुछ दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक विघटन की। दहेज का सर्वप्रमुख दुष्परिणाम ये निकलता है, इससे नववधू के पारिवारिक जीवन में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर पक्ष की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप दहेज की राशि यदि उन्हें कन्या पक्ष से प्राप्त नहीं होती तो वे वधू पर अनेक अत्याचार करते हैं और इससे धीरे धीरे पति पत्नी का जीवन नारकीय बनता है, जो कि पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। कई बार तो कन्या की आत्महत्या जैसा दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। आज अखबारों में भी कई ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं जहां पर दहेज की राशि न चुकाने पर किसी प्रकार से कन्या को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाया जाता है, या लड़की खुद परेशान होकर अपना जीवन समाप्त कर देती है। कभी कभी दहेज की मांग के कारण तो उसका विवाह भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अवमानना न सहन करने के कारण भी वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है। इसमें ऋणग्रस्तता को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई बार लड़की के विवाह के लिए जब माता पिता द्वारा दहेज की भारी राशि को जुटा पाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वे अपनी अचल संपत्ति, मकान, खेत, जेवर आदि को बेच देते हैं अथवा रहन रख देते हैं और बहुत अंतराल के बाद भी जब वे उसे वापस लेने में सक्षम नहीं हो पाते तो उन्हें अभाव का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस तरह दहेज का दुष्परिणाम कभी कभी व्यक्ति को आजीवन ऋणी बना देता है। इससे बेमेल विवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है। यानी दहेज प्रथा का दुष्परिणाम बेमेल विवाह को प्रोत्साहन देना भी माना जा सकता है। अनेक परिस्थितियां इस प्रकार की आ जाती हैं जब अधिक राशि न जुटा पाने के कारण गरीब माता पिता अपनी कन्या का विवाह किसी अयोग्य या किसी ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं जो उसके लिए उचित नहीं होता है और कन्या भी उसे अपना भाग्य मानकर आजीवन स्वीकार कर लेती है। इस तरीके से दहेज का अभाव लड़की को अशिक्षित और अयोग्य व्यक्ति के साथ विवाह करने को विवश कर देता है, जिसका दुष्परिणाम वह आजीवन भुगतती है और कई बार यह मानसिक असंतुलन के रूप में भी देखने को मिलता है। इसीलिए इनके कारण स्त्रियों की स्थिति को भी निम्न रूप से देखा जाता है। वर पक्ष वाले स्वयं को उच्च मानते हैं और लड़की की शादी के लिए दहेज जुटाने की चिंता कन्या के जन्म से ही माता पिता को हो जाती है और स्त्रियों की स्थिति समाज में बहुत प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती है, जो कन्याओं को ही जन्म देती है। साथ ही साथ दहेज के लिए भारी रकम जुटाने के लिए अनेक माता पिता अनुचित कर्म भी कर लेते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करके धन इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि उनकी कन्या को श्रेष्ठ वर मिल सके। तो इस प्रकार से यह आपराधिक प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन देने वाली एक रूप के नाम से हम जानते हैं। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम जानने के बाद अब ये आवश्यक है कि हम कुछ सुझावों की चर्चा करें जिसके द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सके। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण सुझाव है स्त्री शिक्षा को महत्व देना, उसे इस योग्य बनाना कि वे अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने स्वतंत्र निर्णय जो कि सही हों उन्हें लेने के लिए उसे कोई और बाध्य ना कर सके और वह अपनी बात को तर्क सहित रख सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सुखद भविष्य अपनी शिक्षा के द्वारा ही बना सकती है। वर्तमान समय में अनेक योजनाओं के द्वारा शिक्षित करना स्त्री को और स्त्री शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि महिला स्वयं इसकी महत्ता को समझे और इसे स्वीकारे और स्त्री शिक्षा में बढ़ चढ़ करके आगे
बढ़े, उसे जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता यदि मिलती है तो इससे भी दहेज प्रथा में कमी आने की अधिक संभावना बनती है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि दहेज विरोधी स्वस्थ जनमत बनाया जाए। लोगों में इस बात की जागरूकता दी जाए कि स्त्री और पुरुष मिलकर के जब परिवार का निर्माण करते हैं तो उसमें दहेज की कोई ज़रूरत ना रहते हुए अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के आधार पर अपना परिवार का निर्माण किया जाए, ताकि माता पिता पर भी अतिरिक्त भार ना पड़े और महिला भी स्वयं को अपने परिवार में सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वह अपने पैरों पर खड़े हों, और यदि पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो तो वह मिलकर के एक अच्छा और सफल जीवन भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं स्वावलंबी होना बेहद ज़रूरी है। दहेज विरोधी कानून बहुत सख्ती से देश में उसका पालन किया जाए और इस कानून के विषय में सबको अवगत कराया जाए, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक बने और कहीं आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करके किसी के जीवन को सुधार सके, उसका बचाव कर सके।